हाय एवरीवन। आप सभी का इस एनसीईआरटी साइंस की सीरीज़ में हार्दिक स्वागत है। देखो, हम सिक्स क्लास की साइंस कर रहे हैं और आज हमारा चैप्टर भी कौन सा है? सिक्स्थ चैप्टर। क्या बोलता है, किस बारे में है? मटेरियल्स अराउंड अस। जो हमारे आसपास जो भी मटेरियल है, आज हम उनके बारे में जानेंगे। जो हम मेरे छोटे दोस्त हैं जो सिक्स क्लास के हैं, उनके लिए भी ये क्लास बहुत अच्छी और बेनिफिशियल है। अगर वो देखें, इस क्लास को सुनेंगे तो बहुत ही अच्छे से उनको समझने को मिलेगा। ठीक है, बाकी बड़े लोगों के लिए तो है ही, उनका तो बेस मैंने बताया कि मैं स्ट्रॉन्ग करके ही छोड़ूंगा। तो मटेरियल क्या होता है? सबसे पहले हम जानते हैं मटेरियल क्या होता है। एनी सब्सटेंस दैट इज़ यूज टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इज रेफर्ड टू एज मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल, अब बनाने के लिए जो भी चीज़ की ज़रूरत पड़े वो मटेरियल है। अब इस लड़के के हाथ में एक नोटबुक है। नोटबुक कैसे बनती है? अलग अलग चीज़ों से। क्या चाहिए? पेज। आपको हम कार्डबोर्ड बोल सकते हैं, जिससे आपका जो कवर है वो बनता है, या इसका जो आउटर कवर होता है वो होता है कार्डबोर्ड। ग्लू, जिससे चिपकता है, ठीक है, या जैसे अगर सिलाई होती है तो थ्रेड। तो इन सारी चीज़ों से मिलके ही, अच्छा, जो प्रिंटिंग हुई है अंदर कुछ, तो वो भी एक मटेरियल है। ये सारी चीज़ें किस चीज़ में काउंट होती है? मटेरियल में। अब ये चीज़ें अलग अलग मिलके क्या बनाती हैं? एक नोटबुक। अलग अलग ये कुछ भी नहीं है, अलग अलग मटेरियल हैं, बट जब ये मिलके एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में आती हैं तो हमारी एक नोटबुक तैयार हो जाती है। ऐसे ही हर चीज़ किसी न किसी मटेरियल से बनी होती है, उनको ही हम मटेरियल बोलते हैं। अगर हम पुरानी दुनिया में, पुराने टाइम में चलें, तो मैं आपको बताऊं कि 7 से 8,000 साल पहले, 7 to 8,000 ईयर्स, हमारे जैसे बलूचिस्तान में मेहरगढ़ है और गंगा प्लेन्स में हमारी बहुत पुरानी पोटरी मिलती है। ठीक है, पोटरी मतलब ये आपके जो मिट्टी के बर्तन हैं वो मिलते हैं, बहुत ही ज़्यादा पुराने। मैक्सिमम तो कहाँ है रखे हुए हैं, अभी भी आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप कभी दिल्ली म्यूज़ियम में जाएँ तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। अच्छा, जो इतनी पुरानी थी, जैसे सिंधु सरस्वती के आसपास जो भी हमारी सिविलाइजेशन सेटअप हो रखी थी, तो उनकी जो टेक्निक्स थी वो क्या, मल्टीपल कलर के वो पोटरी बनाते थे। ठीक है, फिर क्या हुआ, जैसे टाइम बीता तो उस सिंधु नदी के आसपास, सिंधु सरस्वती नदी के आसपास एक सिविलाइजेशन का उदय हुआ, जिसको बोलते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता हिंदी में। इस टाइम के आसपास उन्होंने क्या किया, मल्टीपल कलर को छोड़ के फोकस किया कि रेड सरफेस का वो बनाएंगे पोटरी, और उसके ऊपर ब्लैक कलर के डिज़ाइंस बनाएंगे। ठीक, तो ब्लैक कलर के डिज़ाइन बनाएंगे। फिर उनका अलग अलग ज्योमेट्रिक पैटर्न, एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स वगैरह वो उनके ऊपर बनाते थे। अच्छा, बहुत सारी जगह आपको हिस्ट्री में देखने को मिलेगा टेराकोटा का जिक्र होता है। टेराकोटा होता क्या है भाई? देखो, अलग अलग तरह की मिट्टियाँ होती हैं। अब एक कोई पर्टिकुलर टाइप की मिट्टी को आपने बना दिया, जैसे हमारे जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, कुम्हार बोलते हैं जिनको हम, उन साथियों की अगर बात करें तो वो क्या है कि एक चक्के के ऊपर घूमता हुआ एक व्हील होता है, जैसे ये है ना व्हील के ऊपर वो घूमता रहता है, और वहाँ पे वो इसको बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से उस कोई भी बर्तन बनाना है मिट्टी का, उसको डिज़ाइन करते हैं। तो ऐसे ही, एक सेकेंड प्लीज़। तो जो मिट्टी है उसके बर्तन बना के वो किल्न बोलते हैं इसको, तो वो एक भट्टी में उनको पका दिया जाता था, तो उसको बोलते थे टेराकोटा। तो मैक्सिमम जो पुराने बर्तन हैं वो ऐसे ही बनाए जाते थे, इसलिए उनको बोलते थे टेराकोटा के जो भी बर्तन वो अलग अलग पर्पज़ के लिए आपके यूज़ किए जाते थे। ठीक, अब देखो, ये बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे आपने देख ली। अब हम क्या बात करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल्स, कि भी हम मटेरियल्स को कैसे ग्रुप कर सकते हैं, कि भी कौन सी मटेरियल से क्या चीज़ बनेगी। मतलब ग्रुपिंग बहुत ज़रूरी है। हम इससे पहले भी शायद किसी लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि ग्रुपिंग क्यों ज़रूरी है। अच्छा, द मेथड ऑफ अरेंजिंग द ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप्स इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। जो ग्रुपिंग करते हैं, इसका मतलब हम क्या है, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं कि कौन सी चीज़ इस क्लास में आएगी, कौन सी इस क्लास में है, तो उसको क्लासिफिकेशन बोलते हैं, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी दैट दे हैव। अब इसका एग्जांपल देखते हैं, तब आपको मुझे लगता है कि ज़्यादा समझ में आएगा। देखो देखो, वैसे तो यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हैं, अब इसको ग्रुप करना है आपको, कौन कौन सी चीज़ को कैसे कैसे ग्रुप करोगे वो आपके ऊपर छोड़ता हूँ। बाकी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ ग्रुपिंग के।
जैसे अगर हम अपने किचन में जाएं तो किचन में हम देखते हैं कि जो ग्लास है, ग्लास वो इकट्ठे रखे होते हैं, ठीक है। ये ग्लास हैं यहाँ पे, और भी मतलब सारे ग्लास एक साथ रखे मिला, ऐसे थोड़े है कि एक ग्लास यहाँ रखा मिला, एक कहीं और मिला है, फिर एक कहीं और मिला, सारे ग्लास साथ में होते हैं, सारी कटोरी, सारी चम्मच, सब कुछ वो एक साथ अरेंज होते हैं, उनको ही ग्रुपिंग बोलते हैं। जैसे हम किसी किराने की दुकान पे जाएंगे तो वो क्या करेगा, सभी मसालों को एक साथ रखेगा, ऐसा तो नहीं है, घी के साथ मसाला रख दिया एक जगह फिर झाड़ू के साथ मसाला रख दिया, झाड़ू एक साथ होती है, मसाले एक साथ होते हैं, घी एक साथ होता है, दालें एक साथ होती हैं, तो इन्हीं को ही क्या बोलते हैं। ऐसे ही केमिस्ट की दुकान में जाएंगे तो वो एक तरह की जो दवाइयाँ होती हैं उनको एक साथ रखता है, दैट इज़ कॉल्ड ग्रुपिंग। और वो जो क्लासिफिकेशन होती है उससे हमें चीज़ें, मटेरियल्स को समझने में, उनकी प्रॉपर्टीज समझने में बहुत आसानी होती है, और उस वजह से हम उनको अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। अच्छा, मटेरियल्स में फिर आगे आता है जैसे मेटल्स और नॉन मेटल्स, इस तरह की बात आती है। तो जो मटेरियल्स हैं जिनका सरफेस शाइनी है, शाइनी सरफेस है, तो वो उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, लस्टरस। लस्टरस क्या होती है कि भी चमकीला, आपको एक शाइनी सरफेस दिखेगा, उसकी लस्टरस अपीयरेंस बोलते हैं, जो कि जनरली मेटल्स में देखने को मिलती है। उसके एग्जांपल हैं आयरन, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, गोल्ड। आप बोलोगे फॉर एग्जांपल कि आयरन में तो कोई शाइनी सरफेस नहीं होता। एक्चुअली क्या है कि अगर आप एक आयरन बार है उसको बीच में से काट दोगे, तो जहाँ से काटा ना, तो यहाँ देखोगे और यहाँ देखोगे तो आपको एक चमकीला सरफेस नज़र आएगा। लेकिन उसको ही कुछ 1-2 दिन के लिए आप छोड़ दोगे तो क्या है, वहाँ पे एयर मॉइस्चर की वजह से जो रस्ट जैसा कुछ होता है, मतलब कोई ना कोई एक लेयर वहाँ बन जाती है, तो उसका जो लस्ट्रस अपीयरेंस है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन जनरली मेटल्स को देखने को मिलता है कि उनका ऐसा शाइनी सरफेस होता है, लेकिन हर एक मेटल का नहीं होता, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर एक मेटल का ही होता है। अच्छा, नॉन लस्टरस क्या होता है, जिनका शाइनी सरफेस नहीं होता, उसका एग्जांपल पेपर, वुड, रबर, जूट, इस तरह के और भी बहुत सारे एग्जांपल जहाँ पे शाइनी सरफेस नहीं है, तो आपको देखने को मिलेगा कि भाई वो नॉन लस्टरस है। अभी उनकी सॉफ्टनेस और हार्डनेस के बारे में बात करें, कोई भी मटेरियल जो इजीली कंप्रेस हो जाए या फिर मतलब वो इलंगेट हो सके, वो तो क्या होता है, मतलब इजीली, वो उसको बोलते हैं कि सॉफ्ट मटेरियल। और जो ऐसा होने में बहुत मुश्किल आए वो होता है हार्ड मटेरियल्स। सॉफ्ट मटेरियल में जैसे आपका रबर एक सॉफ्ट मटेरियल है, बट आयरन की बात करें या मैं मान कह दूं आपको ब्रिक, एक ईंट है, वो एक हार्ड मटेरियल है। लेकिन ये भी रिलेटिव होते हैं आपस में, रिलेटिव इन नेचर। रिलेटिव का मतलब क्या है, 3 चीज़ें ले ली, रबर ले लिया, ठीक है, और आपका स्पॉन्ज ले लिया, और आपका आयरन बार ले लिया। अब बात करें हम, जो रबर है वो जो स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज बिल्कुल सॉफ्ट होता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, तो जो इसकी सॉफ्टनेस है यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आएगी। फिर दूसरे नंबर पे जो सॉफ्टनेस है वो रबर की होगी, और तीसरे नंबर पे सॉफ्टनेस मतलब सबसे हार्ड आपका आयरन होगा। तो अगर मैं स्पॉन्ज की और आयरन की बात करूँ तो आपको पता चलेगा कि हाँ यार ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। लेकिन अगर मैं यही बात करूँ आपकी रबर और आपके स्पॉन्ज की, तो बहुत दोनों सॉफ्ट है, लेकिन उसमें से हार्ड कौन सा है, उसमें से रबर हार्ड है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये आपका रिलेटिव है नेचर। अच्छा, अब मटेरियल्स की आपके और प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। जिस भी मटेरियल के आर पार देखा जा सके, क्लियरली, बिल्कुल क्लियरली देखा जा सके, उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। जैसे ग्लास, वाटर, एयर, सेलोफोन पेपर, एटसेट्रा। अब मान लो कोई बहुत ही साफ़ पानी है, कहीं किसी अनटच्ड झील में आप गए, आपने देखा कि आप ऊपर से पानी के सरफेस के ऊपर से देख रहे हो, लेकिन आपको जो लेक है उसकी जो बिल्कुल बेड है, जो गहराई है, जो सरफेस है, वो आपको ऊपर से क्लियर नज़र आ रहा है। बीच में जो मछलियाँ घूम रही हैं, कुछ भी घूम रहा है, वो आपको क्लियरली नज़र आ रहा है। इट मीन्स दैट वाटर इज़ ट्रांसपेरेंट। लेकिन समंदर के पानी में चले जाओ, आपको क्लियरली नहीं दिखेगा, क्योंकि दैट वाटर इज़ नॉट ट्रांसपेरेंट। कहीं जगह, चलो अभी आगे बात करेंगे कि जिस भी मटेरियल के आर पार बिल्कुल भी नहीं देखा जा सके, जैसे कि ईंट या दीवार के आसपास देखा जा सकता है, ईंटों की जो दीवार बनी है उसके आसपास नहीं देखा जा सकता, लकड़ी है उसके आसपास देखा जा सकता, नहीं देखा जा सकता, तो ऐसे मटेरियल्स को हम बोलेंगे ओपेक। एग्जांपल आप देख सकते हैं, कार्डबोर्ड, मेटल्स, वुड। लेकिन कुछ ऐसे मटेरियल हैं जिनके आर पार देखा तो जा सकता है, लेकिन इतना क्लियरली नहीं देखा जा सकता जितना हम ट्रांसपेरेंट के आर पार देख सकते हैं। उनको बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट।
इसके एग्जांपल है बटर पेपर या फ्रोस्टेड ग्लास। फ्रोस्टेड ग्लास क्या है, जो ग्लास कैसे बनता है उसके बारे में तो चलो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि एक गर्म लिक्विड होता है, उसको सुपर कूल किया जाता है, एकदम से कूल कर दिया जाता है तो बिल्कुल एज इट इज़ जम जाता है और उसके आस पास हम देख सकते हैं। लेकिन उस कोई एक फ्रोस्टेड ग्लास है, उसको ले लिया जाए तो उसमें एक और लेयर आ जाती है, जिसकी वजह से पूरा 100% क्लीन नहीं देखा जा सकता। अभी मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूँ, ये तो है ट्रांसपेरेंट ग्लास, इसके आर पार बिल्कुल क्लियरली देखा जा सकता है कि भाई ये लड़का है, इसने रेड कलर की टी शर्ट पहनी है। सेम यहाँ मैं बात करूँ तो इस लड़की की, ये लड़की जिस शीशे के पीछे है दैट इज़ ए फ्रोस्टेड ग्लास, जो कि ट्रांसलूसेंट की कैटेगरी में फॉल करता है। बिल्कुल क्लियरली इसके आर पार नहीं देखा जा सकता, बट देखा जा सकता है देर इज समवन सिटिंग बिहाइंड दैट डोर, इट मीन्स दिस इज़ ट्रांसलूसेंट। बाकी मैं बात करूँ, ये दीवार के पीछे है, ये पेड़ के पीछे हैं, ये भी पेड़ के पीछे हैं, तो ये आपके ओपेक मटेरियल्स में आ जाते हैं। ठीक, और अभी सोल्यूबिलिटी की बात करते हैं, मटेरियल्स की बात चल रही है, तो जो मटेरियल्स आपके पानी में डालने के बाद या स्टर करने के बाद घुल जाते हैं, पानी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाता है, उन मटेरियल्स को बोलते हैं सोल्यूबल इन वाटर या वाटर सोल्यूबल। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि चीनी या नमक इसमें मिलाया गया है बट दिखाई नहीं दे रहा, इट मीन्स ये क्या है, सोल्यूबल इन वाटर। यहीं मैं इस पानी की बात करूं तो इस पानी में मिट्टी मिला दी गई है, लेकिन ये मिट्टी क्या आपको नज़र आ रही है? बिल्कुल नज़र आ रही है, इट मीन्स दैट इज़ इनसोल्यूबल इन वाटर। तो वो मटेरियल क्या होते हैं? इनसोल्यूबल इन वाटर। तो ये आपकी सोल्यूबिलिटी के बारे में बात थी। अच्छा, अब कभी आपको पेट में प्रॉब्लम हो, डायरिया जैसी या डिहाइड्रेशन, तो आप खुद का ORS बना सकते हैं। 1 लीटर पानी को गर्म करो, फिर उसको ठंडा होने दो, आधा चम्मच आपका नमक मिलाओ उसमें और 6 चम्मच उसमें शुगर मिला दो, तो आपका तैयार हो जाएगा ORS घर का बना हुआ। अच्छा, क्या गैस भी पानी में सोल्यूबल होती हैं? बिल्कुल होती हैं। ऑक्सीजन गैस पानी में डिज़ोल्व होती है, इसी वजह से हमारे जो सी क्रिएचर्स हैं वो ज़िंदा रहते हैं। ठीक है, इसके बारे में बड़ी क्लासेस में जब बात होगी तब आपको बताऊँगा। फिर मास के बारे में बात करें। अब किसी भी चीज़, जैसे हम अपना भी देखने जाते हैं कि मेरा वेट कितना होगा। वेट हमारी एक बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज है, जिसमें बस हम एक दूसरे को ऐसे ट्रांसफ़र करते हैं, अपने बताते हैं कि भाई मैं अपना वेट चेक करके आया। एक्चुअल में वो मास होता है। तो क्या एनी ऑब्जेक्ट विच इज़ हैवियर और लाइटर कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ ए प्रॉपर्टी दैट इज़ कॉल्ड मास। अब कौन किससे ज़्यादा, कौन किस कम भारी है, तो वो सारी चीज़ें मास में ही आपके की जा सकती है मेज़र। ओके, अच्छा, क्या है कि अब वेट इज़ समटाइम्स यूज इन कॉमन लैंग्वेज। देखो यहाँ भी बताया हुआ है कि मास की जगह आपको वेट यूज़ करते हुए लोग दिख जाएंगे कि भाई हाँ, तोलने के बाद या वे करने के बाद पता चला कि भाई इसका इतना वेट है, लेकिन एक्चुअल में वो मास होता है। आपको मास और वेट का जो डिफरेंस है वो बड़ी क्लासेस में पता चलेगा। जो ये साइंटिफिक लैंग्वेज है, जो साइंस की लैंग्वेज है, उसमें मास और वेट दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है, अब हम मास की बात कर ली, हम वॉल्यूम की बात करेंगे। अब कोई भी वॉल्यूम क्या मतलब है? कोई भी चीज़ एक स्पेस लेती है, भले ही वो एयर क्यों ना हो, एयर हमें दिखाई नहीं देती बट वो स्पेस लेती है। ऐसे ही पानी है, देखो मान लो मैं इधर एग्जांपल ले लूँ, यहाँ पे इतना पानी है और यहाँ पर इतना पानी है। इसमें क्या मतलब है वॉल्यूम से? मैं आपको समझाऊँ तो कि जो पानी की वॉल्यूम है पहले ग्लास में वो इतनी है, ए कह सकते हैं, मान लो ए वॉल्यूम है, और बी वॉल्यूम दूसरे ग्लास में है, तो इट मीन्स बी इज़ ग्रेटर देन ए, क्योंकि जो पानी ने स्पेस लिया है दूसरे ग्लास में वो ज़्यादा है, इट मीन्स वॉल्यूम सेकंड वाले में ज़्यादा है। तो जो स्पेस लेता था, वाटर इन द फर्स्ट टम्बलर ऑक्यूपाइज लेस स्पेस, इंडिकेटिंग दैट वॉल्यूम ऑफ वाटर इन दिस टम्बलर इज लेस देन द वाटर इन द अदर टम्बलर। द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय वाटर रिप्रेजेंट्स इट्स वॉल्यूम। अब हम बात करते हैं मैटर की। कोई भी चीज़ जो स्पेस ले और उसका कोई मास भी हो, तो उसको हम बोलते हैं मैटर। ठीक है भाई, मैटर की आपको डेफिनेशन पता चल गया। कोई भी ऐसी चीज़ हो, आप देख सकते हैं कि भाई अपने इर्द गिर्द ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैटर ही है। अब उसको मेज़र अलग अलग चीज़ों में किया जा सकता है, लाइक भाई उसका मास हम अगर मेज़र करें तो ग्राम या किलोग्राम में, और अगर वॉल्यूम के फॉर्म में हम देखें, स्पेस उसने क्या लिया है, तो लीटर ml में हम कर सकते हैं मेज़र। जैसे हमने एक शायद लेंथ के बारे में पढ़ा था, शायद लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा था या लास्ट में पढ़ा था। ऐसे ही जो किलोग्राम है
या लीटर मिलीलीटर है, उसके लिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि हमें वो यूनिट्स या फिर वो कैसे लिखना चाहिए। और जो एसआई यूनिट है किलोग्राम, वो मास की आपकी एसआई यूनिट है। और जो क्या बोलते हैं, कैसे लिखना है किलोग्राम को, वो आपको ऐसे लिखना है। बाकी क्या उसके पीछे स्पेस होना चाहिए, कितना लिख सकते हो, एस लगाना नहीं लगाना, वो सारी चीज़ें मेंशन है। सेम चीज़ यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। और जो जनरल यूनिट यहाँ पे यूज़ की जाती है वो आपकी मिलीलीटर है, जो कि आपके लिक्विड्स के लिए होती है। एक अच्छा, ये आपकी वॉल्यूम है। वॉल्यूम को है ना क्यूबिक मीटर में मापा जाता है। तो 1 क्यूबिक मीटर या 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। ऐसे भी हम इसको, जैसे एसआई यूनिट फॉर वॉल्यूम इज क्यूबिक मीटर, ना कि लीटर मिलीलीटर, वो आप याद रखना। आई थिंक यहाँ पे ख़त्म होता है। अच्छा, एक ये चीज़ है, देखो हमारे जो शास्त्र हैं, हमारे जो पुराने ग्रंथ हैं, उनके बारे में मैं बता दूं कि वो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हैं। उनके अंदर बहुत सारी नॉलेज है। तो कभी भी अपने शास्त्रों के बारे में ना तो गलत सुने ना गलत बोले, क्योंकि उनमें बहुत ही ज्ञान भरा हुआ है। अगर मैं आयुर्वेद की यहाँ पे बात करूँ, उन्होंने एक ये श्लोक दिया हुआ है। इस श्लोक में 12 प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात हुई है, 20 प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात हुई है। तो 20 कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी और इम्पोर्टेंट चीज़ है। वहाँ से ही हमारे आज के टाइम पे बहुत सारी चीज़ों की खोज और इन्वेंशन हुई है। ठीक है, आज का लेक्चर मुझे हाँ यहीं ख़त्म होता है। हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप रिवाइज़ करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।